एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। इसका एक समानांतर शब्द मोरलिटी, जिसका लैटिन भाषा का है, जिसका उत्पत्ति मोरेस शब्द से हुई, इसका अर्थ है रीति रिवाज। समाज के लोगों व्यवहार को नियमित करने के लिए रीति रिवाज बनाए जाते हैं। एथिक्स सिद्धांतिक है, मोरलिटी व्यवहारिक है। नीति शास्त्र का परिभाषा है, यह एक आदर्शमूलक विज्ञान है। समाज में रहने वाले मनुष्य के ऐसी आचरण, सामाजिक नियम, दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। शुभ अशुभ, उचित अनुचित का निर्धारण किया जाता है तथा सामाजिक एवं मानक स्थापित किए जाते हैं। एथिक्स की आवश्यकता व्यवहार को नियमित करने, सही गलत बीच भेद जानने, नैतिक मानकों को स्थापित करने, नैतिक जीवन जीने के लिए, जीवन के उद्देश्य पर चर्चा करने के लिए, प्रशासन को नैतिक बनाने के लिए। एथिक्स दर्शन शास्त्र का भाग है। दर्शन शास्त्र 3 भाग। तत्व मीमांसा की जगत का मूल तत्व क्या है, मूल तत्व की प्रकृति, मूल तत्व की संख्या। ज्ञान मीमांसा है कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की वेदता कैसे निर्धारित। नीति मीमांसा में सही गलत क्या है, अच्छा जीवन कैसे जिए, उद्देश्य क्या है जीवन का। नीति शास्त्र से इन सबको बाहर रखा गया है। इनमें मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे और वे लोग जो समाज में नहीं रहते हैं, अनैच्छिक कार्य और दबाव में किए गए कार्य, पशु पक्षी, ये सब नीति शास्त्र से बाहर है। नीति शास्त्र पूर्व मान्यता है, संकल्प स्वतंत्र है, यानी नीति शास्त्र पूर्व मान्यता से जाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उसे निर्णयों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये नियतिवाद को नकारता है। नियतिवाद ऐसे उदाहरण है जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित है। संकल्प स्वतंत्र 3 शर्तें हैं कि विकल्पों की उपलब्धता, कार्य करने की क्षमता, परिणाम का ज्ञान। मूल्य का अर्थ है महत्ता, इम्पोर्टेंस है, और मूल्य जिसकी महत्ता अधिक है वो मूल्य भी अधिक होता है, अधिक महत्व होता है। मानवीय मूल्य वे होते हैं जो मनुष्य के गहरे विश्वास, जो कि उसके आचरण प्रभावित करते, सही भी हो सकते हैं, गलत भी, परंतु व्यक्ति को लगता है ये सही है। नैतिक मूल्य वे होते हैं जो समाज के गहरे आदर्श हैं, जिनकी स्थापना करने के लिए रीति रिवाज बनाए जाते हैं। सत्य, अहिंसा, साहस, न्याय। मूल्यों के प्रकार होते हैं उद्देश्य के आधार पर, साधन और साध्य दृष्टिकोण के आधार पर सकारात्मक नकारात्मक। साधन मूल्य वे होते हैं जो अधीनस्थ होते हैं, जिनके माध्यम से उच्चतर मूल्य प्राप्ति की जाती है। धन कमाना आर्थिक मूल्य, परंतु ये एक साधन है जिससे करते हुए निर्माण करना चाहता है। साध्य मूल्य वे जो स्वतः वांछनीय होते हैं, किसी के अधीनस्थ नहीं, सभी गतिविधियां इन्हें प्राप्त करने के लिए की जाती है। उच्चतम मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सत्य। फिर आता दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य सकारात्मक वे जिनसे समाज का नैतिक विकास होता है, समाज में प्रोत्साहित किया जाता है। धैर्य, विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता। नकारात्मक वे जिनसे नैतिक विकास में बाधक होते हैं, समाज में प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित किया जाता है। हिंसा, भ्रष्टाचार, अहंकार, क्रोध। मूल्य विशेषता है, मूल्य अमूर्त होते हैं, सिर्फ मानसिक अवधारणा है। मूल्य आदर्श होते हैं, इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है व्यक्ति। वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं। आत्मनिष्ठ जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो सभी के लिए एक समान होते हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग मूल्य होते हैं। पश्चिम समाज में व्यक्तिगत मूल्य अधिक, भारतीय समाज में पारिवारिक मूल्य अधिक। मूल्य का एक सोपान क्रम होता है, अर्थात कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण, कुछ कम मूल्य। उच्चतर मूल्य के लिए निम्नतर मूल्य को त्यागा जा सकता है। मूल्य जन्मजात नहीं होते, इन्हें सीखा जाता है। मूल्य निर्माण परिवार, समाज, शिक्षण संस्थानों का योगदान होता है। मूल्य निर्माण परिवार का योगदान। मूल्य निर्माण परिवार का महत्व यह है कि सामाजिक प्रक्रिया परिवार से शुरू होती है। परिवार पहली पाठशाला कहते हैं। जीवन भर परिवार के संपर्क में रहता है, यह सतत रूप से चलती है और व्यक्ति सर्वाधिक समय परिवार के साथ बिताता है प्रारंभिक वर्षों में। इन वर्षों में जिन मूल्यों का निर्माण होता है वे जीवन पर्यंत होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। परिवार सदस्यों के पास मूल्य निर्माण का अधिकार होता है, वे मूल्य निर्माण का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और विभिन्न सदस्यों के व्यक्ति भिन्न भिन्न और अलग अलग प्रकार मूल्य सीखता है। माता से सीखे गए मूल्य ममत्व, धैर्य, सहनशीलता, त्याग, कठोरिये। पिता से अनुशासन, नेतृत्व, संघर्ष, आत्मनिर्भरता। भाई बहन से साझा करने का भाव, अवशिष्ट नहीं। दादा दादी से धार्मिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता। परिवार में मूल्य निर्धारण अपनाई जाने वाली विधियाँ, पहली लालन पालन विधि, क्या कठोरता अधिक होती है, स्वाधीनता उत्पन्न होती है, जैसे परिवार में उदारवादी विधि का प्रयोग किया जाता है और अत्यधिक लाड प्यार पर जोर दिया जाता है, परंतु इसके कारण व्यक्ति की समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, तो कुछ परिवारों में मिश्रित विधि का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षण से सीखना मतलब अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखकर जो नकल करता है। प्रेरणा स्रोत, परिवार के सदस्य प्रेरणा स्रोत रूप में कार्य करते हैं, सफलता और संघर्षों कमियों से सीखता है। दंड और पुरस्कार, व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है, अच्छे व्यवहार को और बुरे को दंडित किया जाता है। रीति रिवाज और त्यौहार, कुछ विशिष्ट रीति रिवाजों को अपनाया जाता है जिससे व्यक्ति का व्यवहार नियमित होता है। कुछ विशिष्ट शिक्षाएं दी जाती है सोते समय कहानियों के माध्यम से। सामाजिक प्रभाव, यह परिवार कारण विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनका प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। परिवार में मूल्य निर्धारण समस्या यह है कि विभिन्न नकारात्मक और प्रतिगामी मूल्य भी आता है, जैसे संकीर्णता, अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव। परिवार में अलग अलग प्रकार के अलग अलग मूल्य लिए सीखता है अलग सदस्य से, ये मूल्य विरुद्धभाषी भी हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों को कथनी करने में अंतर हो सकता है, जैसे नैतिकता पर कम विश्वास हो सकता है। संस्था के रूप में परिवार कमजोर होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पारिवारिक दायित्व पर हावी होती है।
तकनीक के कारण परिवार सदस्य संपर्क कम हो गया है। मूल्य निर्माण समाज की भूमिका है। 9 वर्ष या 10 वर्ष बाद समाज में संपर्क बढ़ जाता है। मित्र मंडली का प्रभाव सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे विकास होता है वो व्यक्ति समाज को देखकर विभिन्न प्रकार मूल्य सीखता है। सामाजिक स्वीकृति सारे हर व्यक्ति इसके द्वारा प्रोत्साहित किए मूल्य को अपनाता है, हतोत्साहित किए गए मूल्य को त्यागता है और स्वयं के मूल्य को भी विकसित करता है। व्यवसाय में आने के बाद वो व्यक्ति व्यवसायिक मूल्य भी सीखता है। अलग अलग लोगों से विविध मूल्यों से विविधता आती है। मूल्यों में समाज में आने जो विधियाँ हैं, स्थानीय समुदाय, धर्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था। समाज में मूल्य निर्माण समस्या है कि नकारात्मक मूल्य भी आते हैं, सांप्रदायिक, जातिवाद, अंधविश्वास। समाज में विभिन्न लोग विरुद्धभाषी मूल्य भी सीखते हैं। सामाजिक नेतृत्व आश्रम श्रेष्ठ नहीं है। शिक्षण संस्थानों की भूमिका ये है मूल्य निर्माण में कि औपचारिक रूप से किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं का मुख्य दायित्व है कि परिवार समाज सीखे कि नकारात्मक मूल्य को दूर करना और ऐसे मूल्य विकसित करना जो उपलब्ध नहीं है समाज और परिवार में, जैसे संवैधानिक, तार्किक, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय। शिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा का महत्व अधिक है क्योंकि ये मूल्य विकसित अधिक स्थायी होते हैं। शिक्षण संस्थान के बाद मूल्य निर्माण का विशेष अधिकार होता है। उनमें राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक आदि मूल्य विकसित होते हैं। शिक्षण संस्थान में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। विधियाँ होती है जैसे पाठ्यक्रम के माध्यम से, शैक्षणिक उपकरणों का तरीका, शैक्षणिक भ्रमण, वाद विवाद और चर्चाएँ। फिर आता सांस्कृतिक गतिविधियाँ, प्रार्थना, दंड पुरस्कार, शिक्षण संस्थान स्वीकृति, मूल्यांकन, टीम विधियाँ। समस्या है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध नहीं, शिक्षा गुणवत्ता अच्छी नहीं, प्रारंभिक शिक्षा परिणाम केंद्रित है, जबकि उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। मूल्य आधारित शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। नीति शास्त्र के आयाम, शाखाओं के आधार पर मानवीय, अधिनीति शास्त्र, व्यवहारिक। मानवीय में आते हैं परिणाम निरपेक्ष, कर्तव्य नीति शास्त्र और परिणाम सापेक्ष और सद्गुण। परिणाम निरपेक्ष में आते हैं इमैनुअल कांट, भगवद गीता और अंत प्रज्ञा। परिणाम सापेक्ष में स्वार्थवाद, सुखवादी, उपयोगितावाद, विकासवाद, आत्मवाद। सद्गुण नीति शास्त्र में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। फिर आते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र, इसमें आते हैं चिकित्सकीय नीति शास्त्र, खेल, व्यवसायिक, प्रशासकीय, पर्यावरणीय। फिर आते हैं आधुनिक विचारधारा, मार्क्सवादी, नारीवादी, अश्वेत, फ्रायड का नीति शास्त्र। सबसे पहले आता है नीति शास्त्र के आधुनिक में मार्क्सवादी। 2 वर्गों में बंटा हुआ है। पहला पूंजीपति बुजुर्ग या शोषक, दूसरा है मजदूर सर्वा या शोषित। ये सभी नीति नियम पूंजीपति के द्वारा बनाए गए जिन्हें उनके हितों की रक्षा की जा सके। वर्ग संघर्ष चल रहा है। समानता की स्थापना करने के लिए नैतिक नियमों की पुनर्व्याख्या आवश्यक है। सामान्यतः हिंसा अनैतिक, लेकिन समानता के लिए हिंसा नैतिक। इन्हें राष्ट्रवाद, धर्म, परिवार आदि का विरोध किया। नीति शास्त्र के आयाम में आधुनिक विचारधारा नारीवादी। इसके अनुसार समाज पितृसत्तात्मक पुरुषों द्वारा पुरुषों के हितों की रक्षा के लिए नैतिक नियम बनाए गए। इनकी पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। इन्हें मेन स्ट्रीम कहा जाता है, उसी को मेल स्ट्रीम कहा जाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि निजी जीवन में राज्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु शोषणकारी गतिविधियों में निजी जीवन राज्य हस्तक्षेप जरूरी है। भारत में महिलाओं संबंधी कानून इन्हीं से प्रेरित है। फिर आता है अश्वेत नीति शास्त्र। इसके अनुसार सभी नैतिक नियम श्वेत लोगों द्वारा बनाए गए। तोषक आधार पर नैतिक निर्धारण, ब्लैक लिव्स मैटर आंदोलन चलाया गया था। कॉस्मेटिक उत्पादों का विरोध किया गया। फेयरनेस क्रीमों का हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए अश्वेतों को। एक आंदोलन और था, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। फिर आता फ्रॉइड का नीति शास्त्र। ये मनोवैज्ञानिक था जिसके द्वारा मनोविश्लेषण किया। इसके अनुसार मस्तिष्क के 3 स्तर है, चेतन, अवचेतन, अचेतन। इसके अनुसार व्यक्तित्व निर्माण का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य की कुछ मूल इच्छा होती है जैसे काम, सेक्सुअल इच्छा, जैसे लिबिडो कहते हैं। फ्रायड के अनुसार इन मूल इच्छाओं से व्यक्ति का निर्माण होता है जैसे इड कहा जाता है। इच्छाओं से व्यक्तित्व निर्माण कहा जाता है जैसे इड कहते हैं। सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इच्छाओं की तत्काल पूर्ति या संतुष्टि चाहता है। क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है इसलिए नैतिक व्यक्तित्व होता है जैसे सुपर ईगो या परम कहते हैं, प्रायम। यह हमें नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इड और सुपर ईगो के बीच संघर्ष चलता है जिससे व्यक्तित्व के तीसरे पक्ष का निर्माण होता है जिसे ईगो कहा जाता है। यह वास्तविकता पर आधारित होता है। यदि व्यक्ति इड सशक्त है तब वह कम नैतिक होता है, यदि सुपर ईगो सशक्त है तब वह व्यक्ति नैतिक होता है। फिर आते पश्चिमी विचारक, सोफिस्ट। सुकरात से पूर्व विचारक सोफिस्ट शब्द का अर्थ है शिक्षक। ग्रीस और यूनान के व्यवहारिक जीवन और तर्क वितर्क की शिक्षाएं देते थे। आवश्यकताएं, इच्छाएं, क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए सभी पर एक समान नैतिक नियम नहीं थोपे जा सकते। ये नैतिकता, आत्मनिष्ठता और सापेक्षता पर बल देती है। सोफिस्ट में प्रमुख विचार है प्रोटेगोरस। सभी वस्तुओं का मानक मनुष्य है, इनमें मनुष्य केंद्र रखा मानववाद की शुरुआत की। फिर आते प्रोडिकस। कोई भी वस्तु अपने मूल्यवान नहीं है, मनुष्य इन्हें मूल्यवान बनाता है। इसी प्रकार सामाजिक नियम अपने आप मूल्यवान नहीं, मनुष्य मूल्यवान बनाता है। फिर आता थ्रेसीमेकर्स। कानून शक्तिशाली लोगों की इच्छाएं हैं, इसलिए कानून का पालन न्याय नहीं अन्याय है। थ्रेसीमेकर्स। फिर आता गोर्जियस। इनका वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता, सभी सत्य आत्मनिष्ठ है। इस प्रकार सोफिस्ट संदेहवाद का समर्थन करते हैं। फिर आता है सुकरात। ये कानून का महान विचारक था। इसके बारे में हमें प्लेटो पुस्तक जानकर मिलती है। सोफिस्टों का आलोचना की नैतिक नियमों का आत्मनिष्ठ माना तथा सामाजिक व्यवस्था
बनाई नहीं रखी जाती। इससे समाज में अराजकता उत्पन्न होती है, इसलिए नैतिक नियम वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। सुकरात के द्वारा सभी धारणा और परंपराओं पर प्रश्न उठाए गए। इसके अनुसार मानव जीवन कल्याण के लिए सद्गुण जीवन आवश्यक है। सुकरात के अनुसार सद्गुण एक है और वह है ज्ञान। ये ज्ञान का अर्थ तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, ज्ञान का वास्तविक अर्थ सही गलत, अशुभ शुभ, उचित अनुचित के बीच सटीक भेद गुजारना। इसके अनुसार ज्ञान व्यवहार में परिलक्षित होता है, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो सही गलत के बीच भेद नहीं पता। सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। सुकरात के अनुसार हमें सभी चीज़ों का परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण बाद स्वीकार करना चाहिए। इसका प्रसिद्ध कथन है, एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात के अनुसार विवेक, शास्त्र, संयम, न्याय आदि ज्ञान के रूप है। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार शारीरिक सुख के बजाय मानसिक शांति स्थिरता अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को विवेकपूर्ण, आत्मनियंत्रण और कर्तव्य प्रवृत्ति से जीवन जीना चाहिए। सुकरात कथन किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, उन्हें केवल सोचने लायक बना सकता हूँ। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान, जागरूकता में बुद्धिमानता का उदय होता है। फिर आता प्लेटो, सुकरात का शिष्य था। इसकी संस्था को अकेडमी कहा जाता है। 2 पुस्तकें, रिपब्लिक और फिलेबस, प्लेटो की। फिर आता है, इसने मुख्य रूप से राजनीतिक दर्शन पर चर्चा की, इसके साथ ही नैतिक दर्शन पर भी चर्चा की। प्रमुख सिद्धांत है प्रत्यय का सिद्धांत। ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए प्लेटो द्वारा प्रत्ययों का सिद्धांत दिया गया। प्रत्यय वह जो बहुत सी वस्तुओं में सामान्य है। प्लेटो के अनुसार वस्तुओं के जगत की कल्पना की गई, उसने वस्तुओं के जगत को अवास्तविक माना। वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, वस्तुओं के बारे में सिर्फ मत दिया जा सकता है। प्रत्यय अमूर्त, अनश्वर, अपरिवर्तनशील, शाश्वत है। सभी प्रत्ययों में सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय शुभ का प्रत्यय, आइडिया ऑफ गुड। जो व्यक्ति के शुभ का प्रत्यय जान लेता है वह सद्गुणी हो जाता है। प्रत्ययों में बुद्धि के माध्यम से ही जाना जा सकता है। न्याय के सिद्धांत है प्लेटो का 4 सद्गुण, विवेक, शास्त्र, संयम, न्याय। न्याय सबसे महत्वपूर्ण। व्यक्ति का आत्मक 3 पक्ष, बुद्धि, संवेग, इच्छा। इसका सद्गुण है बुद्धि का विवेक, इसका साहस और इसका संयम। विवेक जिसमें व्यक्ति सही गलत के बीच सही निर्णय करता है। साहस मतलब समय के कठिनाइयों संघर्ष करना। संयम का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब व्यक्ति तीनों के बीच संतुलन बनाता है, प्रधान सद्गुण न्याय की स्थापना होती है। समाज में न्याय 3 वर्गों में बंटा हुआ, प्रधान सद्गुण के आधार पर तथा उसी आधार पर कार्य का विभाजन किया जाता है। जैसे वर्ग फर्स्ट, सद्गुण विवेक, कार्य नियम और कानून का निर्माण करना। जिनमें साहस है उनका कार्य रक्षा करना, और जिनमें संयम है उनका कार्य उत्पादन करना। ये है प्रशासनिक सेवा, ये सेना और पुलिस, ये कृषि, व्यापार, श्रम। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग के लिए निर्धारित कार्यों को करता है, दूसरों कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो समाज न्याय की स्थापना होती है। वह राज्य न्यायपूर्ण जिसमें राजा दार्शनिक है, और प्लेटो ने ऐसे राज्य को यूटोपिया राज्य कहा था। फिर आता प्लेटो का आलोचना है कि प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, और प्रत्ययों का अस्तित्व वस्तुओं के अंदर ही होता है। प्रत्ययों दुनिया प्लेटो कल्पना है। सद्गुणों संख्या 4 तक सीमित नहीं है। पूर्णतः न्यायपूर्ण राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। प्लेटो कथन है खुद पर काबू पा लेना। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत कोई भी अच्छा निर्णय जानकारी पर निर्भर करता, आंकड़ों और संख्याओं पर नहीं। कम चीज़ों के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी दौलत है। काम की शुरुआत करना ही सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है। फिर आता है अरस्तु, प्लेटो का शिष्य, आदर्शवादी विचारक। अरस्तु एक व्यवहारिक विचारक है अरस्तु, लेकिन प्लेटो आदर्शवादी है। इसे नीति शास्त्र का जनक कहते हैं अरस्तु, क्योंकि इसने नीति शास्त्र पहली पुस्तक निकोमेनियन एथिक्स लिखी। निकोमेनियन एथिक्स। जीवन का परम उद्देश्य यूडेमेनिया प्राप्ति, जिसका अर्थ है आनंद। जब व्यक्ति का आत्मा स्वस्थ रहती है तब वह आनंद की अनुभूति करता है। जब व्यक्ति क्षमता और वास्तविकता में अंतर कम होने लगता है तब व्यक्ति आंतरिक संतुष्टि महसूस करता है, जिसे आनंद की अनुभूति होती है। यूडेमोनिया की प्राप्ति के लिए सद्गुणी जीवन आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण अनेक है तथा सद्गुण जन्मजात नहीं होते, इन्हें अर्जित किया जाता है। सद्गुण 2 श्रेणियों में, एक बौद्धिक सद्गुण, इसे अध्ययन से प्राप्त किया जाता है, विवेक जैसे। नैतिक सद्गुण जिसे अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, साहस और संयम। सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है मध्यम मार्ग। अधिकता और कमी के बीच संतुलन बनाना ही मध्यम मार्ग है। कायरता और बर्बरता के बीच साहस, सब कुछ त्यागने और सब कुछ प्राप्त करने के बीच न्याय। यह सुकरात की इस बात से असहमत है कि ज्ञान व्यवहार में भी परिलक्षित होता है। ज्ञानी व्यक्ति भी अनैतिक हो सकता है और अनैतिकता के लिए सद्गुणों का अभ्यास आवश्यक है। फिर आती अन्य विचारधारा सिरेनिक्स, जिसके विरोधी है सिनिक्स, और इसकी परिष्कृत विचारधारा सिरेनिक्स की एपिक्यूरिनवाद, इसकी विरोधी है स्टोइक्स। सिरेनिक्स का मतलब ग्रीस यूनान के सिरियन शहर में विकसित हुई। इसका नाम सिरेनिक्स है। इसका संस्थापक एरिस्टिप्स था। ये स्वयं को सुकरात का अनुयायी मानते थे। ये एक सुखवादी विचारधारा मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद को मानते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद मतलब जन्म से स्वार्थी होता है तथा स्वयं सुख चाहता है मनुष्य। नैतिक सुखवाद का मतलब सभी लोग सुख चाहते हैं, इसलिए लोग सुख प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य नैतिक होते हैं। इसके अनुसार शारीरिक सुख मानसिक सुख के बजाय अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसी विचारधारा सावर्क दर्शन की, नैतिक सुखवाद की। फिर आता सिनिक्स, सिरेनिक्स के विरोधी, संस्थापक है एंटीस्थनीज। ये सुखवाद का विरोध करते हैं। इन अनुसार व्यक्ति सुख के पीछे भागता है तब वह इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। इच्छाओं का गुलाम बनने से व्यक्ति पागल हो जाते हैं। व्यक्ति की नैतिक आदर्शों से जीवन जीना चाहिए। इसके लिए कठोरता, गरीबी व आत्मनियंत्रण अपनाना चाहिए। किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है। इससे प्रमुख विचारक था डायोजनीस। सिनेक्स का शब्द का अर्थ है कुत्ते की तरह। फिर आता है एपिक्यूरियनवाद, इसका है संस्थापक है एपिक्यूरस। ये एक सुखवादी विचारधारा मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद को स्वीकारता है। शारीरिक सुख के बजाय मानसिक सुख अधिक महत्व। शारीरिक सुख अल्पकालिक, मानसिक और इसका परिणाम भी दुख, जबकि मानसिक सुख दीर्घकालिक, परिणाम भी सुख। मानसिक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कला साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। फिर आता है इच्छाएं दो प्रकार की होती है। आवश्यक इच्छाएं भूख लगाना, नींद आना, काम इच्छाएं। अनावश्यक है जैसे ये इच्छाएं कृत्रिम होती है, धन प्राप्त करना, पद शक्ति प्राप्त करना। आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति की जानी चाहिए, अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। व्यक्ति को भय से मुक्त होना चाहिए। दो प्रकार के भय होते हैं, ईश्वर का और मृत्यु का। ये दोनों भय अंधविश्वास और अज्ञान कारण होते हैं। स्टोइक्स, इसका संस्थापक था जेनो। इसके विचारक थे सेनेका, एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस। जैनों के घर को स्टो कहा जाता था, इसलिए इस विचारधारा को स्टोइक्स कहा जाता है। ये सिनेक्स की परिष्कृत है। इसके अनुसार व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी में भी। आसक्ति ही दुखों का कारण है। हमें सिर्फ उन बातों का चिंतन करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, तथा जो हमारे नियंत्रण नहीं है उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अनुसार व्यक्ति वास्तविकता की बजाय कल्पनाओं में अधिक दुखी होता है। नैतिकता के लिए कर्तव्य प्रवणता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए तथा भावनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। कुछ हद से हद तक ये नियतिवाद को स्वीकार करते हैं स्टोइक्स। अरस्तु के विचार, एकमात्र स्थिर अवस्था है जिसने सभी इंसान कानून के समक्ष बराबर हैं। लोकतंत्र तब होगा जब अमीर की जगह गरीब देश का शासक हो। क्रांति और अपराध की जनक गरीबी है। अच्छी शुरुआत से आदत कम हो जाता है, अरस्तु ने कहा था। फिर आता परिणाम सापेक्ष नीति शास्त्र की विचारधारा है। अब आती परिणाम सापेक्ष। सबसे पहले आता स्वार्थवाद, इगोइज्म। थॉमस हॉब्स ये मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और नैतिक स्वार्थवाद को स्वीकार करता है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मतलब व्यक्ति जन्म से स्वार्थी, स्वयं के स्वार्थ और हित की पूर्ति करना चाहता है। नैतिक स्वार्थवाद मतलब अपने स्वयं के हित की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए सब हित के लिए किए गए कार्य नैतिक होते हैं। फिर आता सब हित का अर्थ कुछ लोगों के लिए संकीर्ण होता है, कुछ के लिए व्यापक, किसी सैनिक के लिए देश के हित और माता पिता के लिए बच्चों के हित, सब हित है। प्रारंभ में नैतिकता का अधिक विकास नहीं हुआ था, इसलिए सब हित को संकीर्ण अर्थ में समझा गया। इसलिए लोगों के हितों में टकराव होता है तथा अराजकता की स्थिति होती है। हॉब्स इस स्थिति की वास्तविक स्थिति कहता था। अराजकता को समाप्त करने के लिए सभी लोगों द्वारा एक सामाजिक समझौता किया गया तथा राज्य की स्थापना की गई जिसको बहुत अधिकार दिए। राज्य हितों के टकराव को दूर करता है तथा सामूहिक हितों की पूर्ति करता है। सुखवाद, इसके अनुसार वे कार्य नैतिक जिसमें व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। सुखवाद के प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद, स्वार्थमूलक सुखवाद। वे कार्य नैतिक जिसमें स्वयं के सुख में वृद्धि होती है। सावार्क, सिरेनिक्स, एपिक्यूरियन। प्रार्थमूलक सुखवाद मतलब वे कार्य नैतिक जिनमें अधिकतम लोगों को सुख निश्चित होता है। उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम, जी.एस. मिल। निकृष्ट सुखवाद, इसके अनुसार सुख में सिर्फ मात्रात्मक भेद होता है, गुणात्मक नहीं। इसका संत है जर्मी बेंथम। उत्कृष्ट सुखवाद यानी सुखों में गुणात्मक भेद होता है, ये जी.एस. मिल मतलब जर्मी बेंथम ने कहा था गुणात्मक भेद नहीं होता और ये गुणात्मक भेद होता है, मिल ने कहा था। उपयोगितावाद, इसके अनुसार वे कार्य नैतिक जो कि उपयोगी है। उपयोगिता का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, उद्देश्यों का आदर्शों के आधार पर, अर्थात वे कार्य उपयोगी जिसमें लोगों के व्यक्तियों के उद्देश्य और आदर्शों की प्राप्ति होती है। इसको आदर्शवादी उपयोगितावाद कहा जाता है। सुख के आधार पर वे कार्य उपयोगी जिसका परिणाम सुख है, इसे सुखवादी उपयोगिता कहा जाता है। क्रम संबंधी है कि मनुष्य क्रियाकलापों का मूल्यांकन उपयोगितावाद के आधार पर किया जाता है। नियम संबंधी उपयोगितावाद है कि नियम और कानूनों का मूल्यांकन उपयोगिता आधार पर किया जाता है। फिर आता मुख्य विचारक जेरेमी बेंथम, इंग्लैंड का विचारक था। इसके द्वारा उपयोगितावाद की शुरुआत की गई। ये सुखवादी उपयोगितावाद मानता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद और प्रारंभिक सुखवाद को स्वीकार किया। वे कार्य नैतिक नियम नैतिक है जिनमें अधिकतम लोगों को सुख निश्चित होता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद प्रारंभिक सुखवाद विरोधाभासी, क्योंकि यदि व्यक्ति जन्म से स्वार्थी तो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख के लिए कार्य क्यों करेगा। विरोधाभास दूर करने के लिए बेंथम द्वारा दबाव का सिद्धांत दिया, मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हेतु कार्य 4 बार दबावों का अधीन करता है। पहला प्राकृतिक दबाव की अन्य का सहयोग जरूरी है। सामाजिक दबाव की समाज से प्रसन्नता और निंदा मिलती है। राजनीतिक दबाव, यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है दंडित किया जाए। धार्मिक दबाव, धर्म में पाप पुण्य स्वर्ग नरक, इनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख हेतु प्रेरित करती है। बेंथम निकृष्ट सुखवादी, क्योंकि ये सुखों में मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है, अर्थात सुख या कम या ज्यादा होते हैं, इसमें गुणात्मकता अंतर नहीं होता। सुख को नापने के लिए बेंथम के द्वारा सुख कलन का सिद्धांत दिया गया। सुख का मापन 7 आधार पर, निश्चिंतता, निकटता, तीव्रता, शुद्धता। सुख में तो का मिश्रण नहीं है। शुद्धता, उत्पादकता मतलब सुख का परिणाम भी सुख होना चाहिए। व्यापकता मतलब अधिकतम लोगों को सुख। अवधि मतलब सुख की अवधि एक समान माना जाए सुख के वितरण में। फिर आता जी.एस. मिल, बेंथम का शिष्य था। नैतिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, प्रारंभिक सुखवाद स्वीकार करता है। कार्य नैतिक जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख निश्चित होता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और प्रारंभिक सुखवाद विरोधाभासी है, इसको दूर करने के लिए दबाव के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ये भी 4 बाहरी दबाव है।
और एक पांचवें अतिरिक्त दबाव स्वीकार करता था। जब हम दूसरे लोगों को पीड़ा में देखते तो हमें भी पीड़ा का अनुभव होता तथा दूसरों को हित कार्य करते संतुष्टि महसूस होती है। मेले को उत्कृष्ट सुखवादी क्योंकि सुख के मात्रात्मक भेद साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है, अर्थात कुछ सुख उच्च कोटि के होते हैं, कुछ निम्न कोटि के। इसका प्रसिद्ध कथन है कि असंतुष्ट सूर्य से असंतुष्ट मनुष्य बेहतर है, एक संतुष्ट मनुष्य से असंतुष्ट शुक्रात बेहतर है। मेल के स्वतंत्रतावादी संबंधी विचार है कि जेएस मिल के द्वारा स्वतंत्रता पर लेख लिखा गया था ऑन लिबर्टी। मेल ने स्वतंत्र दो श्रेणी बांटा, विचार अभिव्यक्ति और सरसक स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति और सरसक स्वतंत्रता यह है कि यहाँ मेल पूर्ण स्वतंत्र समर्थक। यदि पूरी दुनिया एक विचार से सहमत तो कोई व्यक्ति अलग विचार रखता है तो तब उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता हो। कार्य करने की स्वतंत्र स्वयं को प्रभावित दो वर्गों में विभाजित, स्वयं को प्रभावित करने वाला कार्य या मेल पूर्ण स्वतंत्र समर्थक राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। अन्य को प्रभावित करने वाला कार्य या मेल पूर्ण स्वतंत्र समर्थक नहीं है क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार करता है क्योंकि अन्य को प्रभावित कर रहा है। उपयोगितावाद की आलोचना यह विचारधारा अल्पसंख्यक हितों की रक्षा नहीं करती। सुख एक आत्मनिष्ठ अवधारणा है, व्यक्ति सदैव सुख का चिंतन करता हुआ प्राप्त नहीं कर सकता। सुख को मापा नहीं जा सकता, दबाव की कार्य नैतिक नहीं होते। डेविड ह्यूम के अनुसार उपयोगितावाद में प्राकृतिक दोष है क्योंकि हमें ऐसे कार्य को नैतिक नहीं कह सकते सिर्फ कि व्यक्ति की प्रकृति में हो। नैतिक सुखवाद द्वारा तथ्यात्मक कथन से एक मूल्यात्मक निर्णय तक पहुंचा गया जो कि तार्किक नहीं है। विकासवाद हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्ली स्टीफन और सैमुअल अलेक्जेंडर इसके विकासवाद के प्रस्तावक थे तीनों। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा डार्विन के विकासवाद लागू किया गया, नैतिकता पर लागू किया। नैतिक सिद्धांत लगातार संघर्ष चल रहा। वे नैतिक नियम अस्तित्व में रहते जो मनुष्य की सुरक्षा और आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण और नैतिक नियम समय के साथ विलुप्त होते हैं। कोई व्यक्ति बाहरी वातावरण के दौरान परिवर्तनों के साथ समायोजन कर पाता है तब उसे सुख मिलता है, तथा यदि समय नहीं कर पाता है दुख मिलता है, तथा वे कार्य नैतिक हैं जिससे व्यक्ति को सुख मिलता है और वे विकासवादी सुख कहा जाता है। इसके अनुसार नैतिकता दो प्रकार की होती है। पहले सापेक्ष नैतिकता वह है कि नैतिकता निम्न स्तर क्योंकि व्यक्ति को लगता है उसके व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित विरोधाभासी है। वह व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देता है तथा सामाजिक हितों को अवहेलना की जाती है। सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। निरपेक्ष नैतिकता यह नैतिकता सर्वोच्च स्थिति है। इसमें व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित विरोधाभासी नहीं है, फिर सामाजिक हितों से ही व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होती है। वर्तमान में ये स्थिति नहीं है परंतु हम इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्पेंसर के अनुसार हमें भूतकाल के नियमों की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह विकास का स्तर था। यदि स्तर ना होता तो वर्तमान भी नहीं होता। कुछ विचारकों के अनुसार व्यक्ति जन्म से स्वार्थी होता है और कुछ के अनुसार व्यक्ति जन्म से प्रार्थी होता है। स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति में स्वार्थ और प्रार्थ दोनों गुण होते हैं, दोनों ही नैतिक है। कुछ मामलों में व्यक्ति स्वार्थी, कुछ में प्रार्थी होना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता समर्थक है परंतु इससे दूसरों की स्वतंत्रता बाधित न हो। समाज में संसाधनों वितरण मेरिट के आधार पर हो, कमजोर वर्ग को भी संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। लेस्ली स्टीफन आता तीसरे नंबर। यह विचार स्पेंसर के विचार में सहमत परंतु दो मुख्यतः असहमतियाँ हैं। स्पेंसर के अनुसार समाज और व्यक्ति में यांत्रिक संबंध होता है परंतु स्टीफन के अनुसार समाज व्यक्ति बीच ऑर्गेनिक सावयवी संबंध है, अर्थात समाज वही संबंध है जो शरीर और अंग के बीच में। शरीर से अलग अंग कोई अस्तित्व नहीं है, इसी प्रकार समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। यह समाज व्यक्ति के बजाय समाज में अधिक महत्व देता है। समाज की रक्षा के लिए व्यक्ति का बलिदान करना पड़े तो बलिदान किया जाना चाहिए। स्टीफन निरपेक्ष नैतिकता को स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार एक आदर्श व्यवस्था जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर आता सैमुअल अलेक्जेंडर सोता। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही है। व्यक्ति की तार्किकता स्तर बढ़ता जा रहा है। नैतिक नियम अस्तित्व में रहेंगे जो अधिक तार्किक है। समाज की तार्किकता का विकास व्यक्ति की तार्किकता से धीमे होता है, इसलिए कई बार अधिक तार्किक व्यक्तियों द्वारा कहे गए कथन समाज को स्वीकार्य नहीं होती। ऐसे कथन विरोध किया जाता है और कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है। सुकरात और लिंकन। आत्मपूर्णतावाद ये हिंगल का है। ये जर्मनी का दार्शनिक था। प्रत्ययवादी बुद्धिवादी विचारक है। इसके अनुसार जगत का मूल तत्व पूर्ण चैतन्य जैसे निरपेक्ष संप्रति कहते हैं। जगत में सभी वस्तु निरपेक्ष प्रत्यय व्यापक हैं। जड़ वस्तुओं में भी निरपेक्ष प्रत्यय उपस्थित है परंतु यह अभिव्यक्त अवस्था में नहीं है। जैसे जैसे विकास के स्तर आगे बढ़ता है निरपेक्ष प्रत्यय की अभिव्यक्ति के स्तर बढ़ता है। जड़ तत्व, फिर वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य, ईश्वर, निरपेक्ष प्रत्यय की अभिव्यक्ति का बढ़ता स्तर है। वर्तमान में विकास का स्तर मनुष्य तक पहुँचा है जिसमें निरपेक्ष प्रत्यय सर्वाधिक अभिव्यक्त रूप में दिखता है। निरपेक्ष प्रत्यय तथा पूर्ण चैतन्य की पूर्ण अभिव्यक्त अवस्था को ही ईश्वर कहा गया है। हिगल के अनुसार नैतिकता के तीन स्तर होते हैं। प्रारंभिक अवस्था या कानून बाध्यता की अवस्था, ये नैतिकता की निम्न अवस्था है। यह आत्मनिष्ठ चेतना की अवस्था है। इसमें व्यक्तिगत हितों सामाजिक हितों को विरोधाभासी मानता है। सामाजिक हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देता है। सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए राज्य के द्वारा कानून तथा नियमों का निर्माण किया जाता है, अर्थात नैतिकता बाहर से आरोपित की जाती है। अंत प्रेरणा की अवस्था है कि यह वस्तुनिष्ठ चेतना की अवस्था है। यहाँ नैतिकता को बाहर से आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें व्यक्ति को स्वयं को यह ज्ञान हो जाता है कि सामाजिक हितों से व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होती है। सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित विरोधाभासी नहीं है। सामाजिक हितों को अधिक महत्व देना चाहिए। अंतिम अवस्था तीसरी,
ये निरपेक्ष एवं पूर्ण चेतना की अवस्था है। इसमें व्यक्ति का समाज के साथ एकरार हो जाता है। वह व्यक्ति के देशों को कोई ज्ञान नहीं होता है, वह सिर्फ सामाजिक हितों के लिए कार्य करता है। हिंगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत या डायलैक्ट्रिकल सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रयोग हिंगल के द्वारा विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए किया गया। इसके अनुसार सर्वप्रथम कोई विचार, वस्तु या व्यवस्था वाद के रूप में अस्तित्व में आते हैं। इससे कुछ कमियां होती हैं, जिसके कारण एक प्रतिवाद अस्तित्व में आता है। वाद एवं प्रतिवाद भी एक द्वंद्व चलता है। जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तथा स्वांद अस्तित्व में आता है, यह भी पूर्ण नहीं है। इसलिए अगले स्तर के लिए पुनर्वाद बन जाता है तथा एक पुनः प्रतिवाद एवं स्वांद अस्तित्व में आते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मपूर्णतावाद को प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। वाद, संवाद, प्रतिवाद, प्रतिवाद, फिर संवाद, प्रतिवाद, फिर आत्मपूर्णतावाद आता है। हिंगल के द्वारा द्वंद्ववाद के सिद्धांत का प्रयोग राज्य के अस्तित्व व्याख्या करने के लिए किया गया। परिवार, समाज, बीच में राज्य आता है, जो प्रार्थ सीमितता, प्रार्थ प्लस सार्वभौमिकता, स्वार्थ प्लस सार्वभौमिकता। हिंगल के अनुसार राज्य एक पूर्ण नैतिक संस्था है, क्योंकि वह सार्वभौमिक रूप से प्रार्थ के लिए कार्य करता है। यह नैतिकता की अंतिम स्थिति है। इसका प्रसिद्ध कथन है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, अर्थात हिंगल ने राज्य को अत्यधिक सत्ता दी। द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग कार्ल मार्क्स द्वारा भी किया गया, परंतु इसका प्रयोग भौतिकतावाद के लिए किया गया है। हिंगल के प्रमुख कथन है, जीने के लिए मरो। इस कथन में ऐसा ही धर्म की गई जिसके अनुसार दो पक्ष होते, शारीरिक और आध्यात्मिक। जीने का अर्थ है आध्यात्मिक पक्ष का विकास, मरने का अर्थ है शारीरिक पक्ष का दमन। हिंगल के अनुसार जीने का अर्थ बौद्धिक पक्ष का विकास, मरने का अर्थ है भावनात्मक पक्ष का दमन। मनुष्य बनो और अन्य मनुष्यों का सम्मान करो। मनुष्य बनने का अर्थ है बौद्धिक पक्ष को सशक्त करना तथा भावनात्मक पक्ष का दमन करना। हिंगल के अनुसार भावनात्मक पक्ष मनुष्य में पशुता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आता है ब्रेडले। इसके अनुसार पूर्ण नैतिकता कोई आत्मपूर्णता है। नैतिकता साधन नहीं है, ये साध्य है। इसका एक प्रसिद्ध निबंध है, मेरा स्थान मेरा कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर पसंद करनी चाहिए, उसी के अनुरूप समाज में अपने भूमिका सुनना चाहिए। उसे संबंधित व्यक्ति निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कोई भूमिका छोटी या बड़ी नहीं होती। मशीन कार्य करने के लिए सभी कल्पपूर्वक योगदान होता है। समाज में भूमिका होती परिणाम निरपेक्षवाद। फिर आता है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जर्मन विचारक है। परिणाम निरपेक्षवादी विचारक है। किसी भी कार्य मूल्यांकन परिणाम आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, कार्य संकल्प के आधार पर किया जाना चाहिए। मूल्यांकन दो प्रकार संकल्प, शुभ संकल्प वे जो कर्तव्य चेतना से प्रेरित, अशुभ संकल्प वे जो कि लाभ हानि भावनाओं से प्रेरित होते हैं। वे कार्य नैतिक जो कर्तव्य चेतना से किए गए। निरपेक्ष सापेक्ष। निरपेक्ष आदेश का मतलब होता है नैतिक कार्यों नियम का पालन निरपेक्ष आदेश रूप में किया जाना चाहिए, अर्थात नैतिक नियम का पालन कठोरता से किया जाना चाहिए। इच्छा या सलाह पर निर्भर नहीं करता। नैतिक नियमों का पालन परिणाम के सापेक्ष नहीं होना चाहिए। कर्तव्य पालन स्वतः वांछनीय है, अर्थात इसके माध्यम से किसी उच्चतर परिणाम की प्राप्ति नहीं की जाती है। कांट का प्रसिद्ध कथन है, कर्तव्य के लिए। इसके अनुसार मनुष्य दो पक्ष, बौद्धिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष। बौद्धिक पक्ष व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है, भावनात्मक पक्ष प्रत्येक कर्तव्य पथ से विचलित करता है। व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष को विकसित किया जाना चाहिए, भावनात्मक पक्ष को दमन किया जाना चाहिए। सापेक्ष आदेश का मतलब नैतिक नियमों का पालन किसी उच्चतर उद्देश्य के लिए किया जाता है। नैतिकता के सूत्र। कांट के अनुसार नैतिक नियमों बनाते समय निम्न के सूत्रों का प्रयोग करें। सार्वभौमिक नियम मतलब नैतिक नियम सार्वभौमिक होने चाहिए। उच्च नियम का नैतिक नियम बनाया जाता है जिसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकते हैं। नैतिक नियम देश काल परिस्थिति के सापेक्ष नहीं होने चाहिए। मनुष्य को साध्य बनाने नियम। इसके अनुसार सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य से हमेशा श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए मनुष्य को समान किया जाना चाहिए, अर्थात किसी परिस्थिति में मनुष्य को साध्य नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक साध्य है। स्वाधीनता के नियम। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र से किसी भी व्यक्ति को नैतिक नियम बाहर से आरोपित नहीं किए जाते। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के नैतिक नियम बनाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। स्वयं को साधनों के राज्य को विधायक मानना। यह उपयुक्त तीन नियमों का समावेश है, अर्थात किसी राज्य को किसी नियम को छोड़ा नहीं जा सकता। विधायक का अर्थ स्वाधीनता का नियम, अर्थात राज्य का सार्वभौमिकता नियम, और साध्य का अर्थ मनुष्य को साध्य मानने का नियम। नैतिकता की पूर्व मान्यताएं हैं कि कांट के अनुसार नैतिकता की तीन पूर्व मान्यता। संकल्प स्वतंत्र मतलब व्यक्ति अपने निर्णय लेने के स्वतंत्र है, कार्य हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, नियतिवाद को न करेंगे। आत्म की अमरता। आत्मिक अमरता एक जीवन पूर्ण नैतिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें आत्मिक अमरता स्वीकार कर लेना चाहिए। नैतिकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ईश्वर का अस्तित्व। कांट के अनुसार ईश्वर और आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अतीन्द्रिय विषय है, परंतु नैतिकता की स्थापना कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति नैतिक है उसे आनंद मिलना चाहिए, यद्यपि वह आनंद के लिए कार्य नहीं करता। ईश्वर के द्वारा नैतिकता के लिए आनंद दिया जाता है। इसे शुभ संकल्प पूर्ण संकल्प परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण संकल्प बराबर शुभ संकल्प प्लस आनंद। ईश्वरीय संकल्पों को पवित्र संकल्प कहा जाता है। ईश्वरीय संकल्प पूर्ण रूप से बौद्धिक है। ईश्वर में भावनाओं को अंश मात्र भी नहीं है। कांट की आलोचना है। परिणामों की सदैव अवहेलना नहीं की जा सकती। कांट का नीति शास्त्र अत्यधिक कठोर है तथा यह कम व्यवहारिक प्रतीत होता है। आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व कांट के नीति शास्त्र को धार्मिकता के करीब लाता है। आत्मा और ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों को साध्य नहीं बनाया जाना चाहिए। भावनाओं का दमन करना व्यवहारिक नहीं है। अंतःप्रज्ञावाद। इसके अनुसार नैतिकता का निर्धारण अंतःप्रज्ञा से होता है, अर्थात मनुष्य को यह पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है। इसे बाहरी निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता और अनैतिकता स्वतः सिद्ध है।